लंबे टाइम तक गाड़ी चलाई 8-10 घंटे बिना रुके नॉन स्टॉप और अचानक लगा कि टांगे जो हैं वो जवाब दे रही हैं या उनमें दर्द हो रहा है। ये किस चीज़ का लक्षण है? कॉमनेस्ट सिम्टम जो होता है पैरों में स्वेलिंग, पेनलेस स्वेलिंग यदि पैर में है तो एक मुख्य कारण डीवीटी भी हो सकता है। आपकी टांगों में अगर सूजन है लंबे समय तक, आपको उसमें धारियां नजर आ रही हैं, ब्लड क्लॉट जैसा कुछ लग रहा है, ये स्थिति डॉक्टरी भाषा में इसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। यदि आपको एक बार डीवीटी हो गई है जी, तो ये पक्की बात है कि जिंदगी में आप में डीवीटी दोबारा होने का चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। किन लोगों में डीवीटी हो सकता है, क्या कंडीशंस होती है? कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें कि पैर की एक्टिविटी नहीं हो रही है वो प्रीडिस्पोज करती है। डीवीटी को टालने का भी कोई तरीका है क्या? फिजिकली एक्टिव रहना है, पानी की उचित मात्रा लेनी है और जो वक्त पर जो स्क्रीनिंग होती है उसको अवॉइड नहीं करें। डीवीटी और वेरिकोज वेन्स दो अलग अलग तरह की समस्या हैं या आपस में कुछ जुड़ी हुई सी हैं? ये मोर और लेस दोनों अलग अलग है। स्मोकिंग और अल्कोहल से डीवीटी का कोई लिंक है? आप स्मोकिंग को एक रूट कॉज हर प्रॉब्लम का मान सकते हैं। बहुत लंबे समय तक गाड़ी चलाते रहना, किसी फ्लाइट में लंबे समय यानी 8-10 घंटे बिना टांगे हिलाए बैठे रहना, क्या आपने कभी सोचा कि ये तकलीफ ही नहीं, ये जानलेवा स्थिति का कारण भी बन सकता है? आपकी टांगों में अगर सूजन है लंबे समय तक, आपको उसमें धारियां नजर आ रही हैं, ब्लड क्लॉट जैसा कुछ लग रहा है, ये स्थिति सिर्फ टांगों के लिए तकलीफ दे नहीं होती, ये कभी कभी जान पर बनाने का कारण भी बन सकती है। डॉक्टरी भाषा में इसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, लेकिन आप इसे कैसे समझें और कैसे इससे बचें, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार चौधरी हैं। सर, जो बीमारी मैंने बताई, लोग शायद बीमारी का नाम ना समझते हों, लेकिन ऐसा बहुत होता है कि लंबे टाइम तक गाड़ी चलाई 8-10 घंटे बिना रुके नॉन स्टॉप और अचानक लगा कि टांगे जो हैं वो जवाब दे रही हैं या उनमें दर्द हो रहा है। ये किस चीज़ का लक्षण है? जो हमारे हार्ट से खून जाता है पैरों की तरफ वो आर्टरीज के माध्यम से जाता है और ये खून वेन्स के माध्यम से वापस हार्ट की तरफ आता है। और इस प्रक्रिया में जो पैर की मसल्स हैं वो एक पंप के रूप में काम करती हैं जो वेन्स को स्क्वीज करती रहती है ताकि ब्लड जो है पैर से हार्ट की तरफ पुश होता रहे। तो कुछ कारणों से जिसमें कि ये प्रक्रिया कम हो जाती है, ब्लड हार्ट की तरफ नहीं जा पाता और वेन्स में इकट्ठा होने लगता है और ये बाद में क्लॉट का रूप ले लेता है। अधिकतर केसेस में ये ब्लड जो क्लॉट होता है वो पैरों की वेन में ही लिमिटेड रहता है, बट कुछ केसेस में ये टूटकर हार्ट से होता हुआ लंग्स में जा सकता है जिसमें ये जानलेवा हो सकता है। ब्लड क्लॉट भी टूट के जा सकता है हार्ट? वो ब्लड क्लॉट को हम थ्रोम्बस कहते हैं, वो टूट कर आगे जा सकता है क्योंकि वेन्स फाइनली तो हार्ट से कनेक्टेड होती हैं। तो हार्ट से होता हुआ ये राइट साइड हार्ट से होता हुआ फिर लंग्स में जा सकता है और लंग की आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है। ये स्थिति जानलेवा होती है? ये स्थिति जानलेवा होती है। जो मरीज है जिसको पता नहीं कि उसे डीवीटी है या क्या है, उसको क्या सिम्टम्स होंगे जिनको देखकर उसे अलर्ट होना चाहिए? कॉमनेस्ट सिम्टम जो होता है पैरों में स्वेलिंग, पेनलेस स्वेलिंग यदि पैर में है तो एक मुख्य कारण डीवीटी भी हो सकता है। तो और कभी कभी यदि एक्यूट प्रक्रिया है तो उसमें थोड़ा चलने फिरने में दर्द भी होने लगता है। ये पूरी तरह पेनलेस होती है और मरीज स्वेलिंग करके प्रेजेंट करते हैं। यानी पैरों में सूजन होगी पर दर्द नहीं होगा? हाँ। ब्लड क्लॉट उसको नजर आएंगे, वो देख पाएगा? नहीं, ब्लड क्लॉट नजर नहीं आते क्योंकि ये क्लॉट जो है वेन के अंदर बनते हैं, वेन जो डीप उसमें होती है। जो एक कॉमन बीमारी जिसमें कि पैरों में नीली धारियों जैसी वेन दिखाई देती है वो वेरिकोज वेन होती है। उसमें हार्ट जो वेन्स के अंदर इंट्रिंसिक या उसकी अंदरूनी बीमारी होती है जिसके चलते उन वेन्स में ब्लड फ्लो एक डायरेक्शन में नहीं रहता। नॉर्मली ब्लड जो है पैर से हार्ट की तरफ मूव करता है, पर इन मरीजों में उन वेन के वाल्व्स वगैरह ख़राब होने की वजह से या उनके कनेक्शन जो है डीप वेन से फॉल्टी होने की वजह से उसमें ब्लड उल्टी डायरेक्शन में बहने लगता है। तो उसके कारण ये वेन प्रोमिनेंट हो जाती हैं और सरफेस पे दिखती हैं। तो वो वेरिकोज वेन होती है जो इतनी खतरनाक नहीं होती है, परंतु डीवीटी जो है ज़्यादा खतरनाक होती है। एक तो हमने बात की उन लोगों की जो गाड़ी लंबे समय तक चला रहे हैं, हिले नहीं, या फ्लाइट में बैठे हैं और एक ही सिचुएशन में बैठे हुए हैं,
और किन लोगों में डीवीटी हो सकता है, क्या कंडीशंस होती है? कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें कि पैर की एक्टिविटी नहीं हो रही है, वो प्रीडिस्पोज करती है। हम्म, जैसे मान लीजिए कोई ट्रॉमा हुई, आपका फ्रैक्चर हो गया, थाई की बोन फ्रैक्चर हो गई, आप काफ़ी दिनों तक बेड में अटके हुए हैं, या कुछ ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर हुई, हिप रिप्लेसमेंट हुआ, उसमें आप बेड रिडन हैं, स्ट्रोक हुआ जिसके कारण आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, या कोई बड़ी सर्जरी हुई जिसके कारण आप बेड में लंबे समय तक के लिए अटके हुए हैं। प्रेगनेंसी दूसरी एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें कि वेनस रिटर्न हार्ट की तरफ प्रेग्नेंट यूट्रस के कारण कम हो जाता है, तो वो भी एक कारण होता है। इन चीज़ों के अलावा कुछ यंग पेशेंट जो फिजिकली एक्टिव तो होते हैं, परंतु उनमें खून जमने की इनहेरेंट बीमारी होती है, उनमें एक्सेसिव क्लॉटिंग होती है, तो वो फिजिकली एक्टिव भी होते हैं पर फिर भी उन मरीजों में ब्लड जम जाता है और डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है। ओके। डीवीटी को टालने का भी कोई तरीका है क्या? जिन लोगों को पता है कि जैसे आपने कहा प्रेगनेंसी में भी हो जाता है, तो प्रेग्नेंट जब कोई महिला है उस समय उसे क्या करना चाहिए जिससे वो डीवीटी से बच सके? जो रूटीन्स, पहली चीज़ तो है फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। पानी की उचित मात्रा भी लेते रहना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा और पानी की मात्रा शरीर में कम होगी और खाने में चर्बी की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन में भी डीवीटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। तो फिजिकली एक्टिव रहना है, पानी की उचित मात्रा लेनी है, और जो स्क्रीनिंग वक्त पर जो स्क्रीनिंग होती है उसको अवॉइड नहीं करें। अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग करते हैं प्रेगनेंसी में, तो ये यदि डेवलप भी होती है डीवीटी तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाती है और फिर उसका समुचित इलाज हो सकता है। ओके। जो लोग लंबे समय तक गाड़ी चला रहे हैं या फ्लाइट में बैठे हैं, वो कुछ कर सकते हैं जिससे वो इस कंडीशन से बचे? आजकल आपने देखा हो कि फ्लाइट्स वगैरह में वो प्रमोट करते हैं कि आप अपने पैरों को, हाथों को कुछ एक्सरसाइज दें। यदि लंबी फ्लाइट है तो आप पक्का इंश्योर करिए कि एक आध घंटे के बाद आप 50-100 कदम आइल में ही वॉक करके वापस आ जाएं। गाड़ी में यदि आपको लंबी ड्राइव पे जाना पड़ रहा है तो रोक कर, टाइम टाइम पर गाड़ी रोक के नीचे उतर के 10-20 कदम, 50 कदम चल के आएँ। पानी की उचित मात्रा लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि जो है डीवीटी को पूरी तरह प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर कोई लॉन्ग ड्राइव कर रहा है तो बीच में ब्रेक ले लें? ये बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग ड्राइव का मतलब 1-2 घंटे वाली बात नहीं, परंतु जहाँ 8-10 घंटे ड्राइव करना है, एडवाइस यही करूँगा कि वो एक 2-2 घंटे के बाद ब्रेक लेके 5 से 7 मिनट वॉक करें और फिर अपनी ड्राइविंग को रिज्यूम कर लें। डॉक्टर साहब, जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पेशेंट है उसको 1-2 बार स्वेलिंग हुई तो उसे लगेगा नहीं उसे कोई बीमारी है। कब जाके उसको ये लक्षण होंगे कि हाँ, ये अब डॉक्टर पे भागने की सिचुएशन है, उसे क्या ध्यान में रखना चाहिए? शुरुआती तौर पर जैसे मैंने कहा स्वेलिंग होती है, पेनलेस रहती है, परंतु धीरे धीरे वो लंबे समय तक के लिए वो स्वेलिंग परसिस्ट करती है, तो मरीज की दिनचर्या भी अफेक्ट होने लगती है। उसको थकान जल्दी होने लगेगी पैरों में, तो मरीज को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत तो जल्दी ही पड़ने लगती है। परंतु दूसरी कंडीशन जिसमें उसको तुरंत मेडिकल एडवाइस सीख करनी चाहिए वो है यदि उसकी सांस फूलने लगे, छाती में दर्द हो और सांस फूलने लगे, वो व्यक्ति जिसके पैरों में स्वेलिंग है, जिसको डीवीटी डायग्नोज्ड है, और ऐसे व्यक्ति की यदि सांस फूलने लगे और छाती में दर्द हो तो उसको तुरंत डॉक्टरी मदद की ज़रूरत होती है। एक व्यक्ति जिसको डीवीटी डायग्नोज्ड है और उसकी अगर छाती में दर्द है, सांस फूल रहा है, किस चीज़ का इंडिकेशन है? ये दिखाता है कि जो क्लॉट या थ्रोम्बस था नीचे पैरों की वेन में वो टूटकर हार्ट से होता हुआ लंग्स में चला गया, जिसको हम पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। काफ़ी केसेस में जानलेवा भी हो सकती है। आज के ज़माने में ट्रीटेबल है, पर यदि लेट हो या समुचित इलाज न मिल पाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। ओके। डीवीटी का पेशेंट अक्सर हमने देखा है भटकता रहता है, वो ये तय नहीं कर पाता कि जो मेरी बीमारी है उसका इलाज किस डॉक्टर, किस स्पेशलिटी में जाकर मिलेगा, कहाँ जाना चाहिए ऐसे मरीज को? मरीजों के लिए अच्छा है कि डीवीटी का इलाज बहुत सारे स्पेशलिस्ट कर पाते हैं। इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट होंगे वो भी कर सकते हैं, जनरल सर्जन है वो भी करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो भी करते हैं, वेस्कुलर सर्जन है वो भी करते हैं, कार्डियक सर्जन है वो भी करते हैं, और कार्डियोलॉजिस्ट भी करते हैं। एक क्वालिफाइड मेडिकल ग्रेजुएट
अनकॉम्प्लिकेटेड डीवीटी का इलाज करने में पूर्णतः सक्षम है। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट और अनकॉम्प्लिकेटेड डीवीटी का इलाज करने में ये सारे व्यक्ति पूरी तरह सक्षम हैं। इसलिए रेदर मैं ये कहूँगा कि किसी भी एक व्यक्ति के पास जाएं जरूर और उससे मतलब उसी के साथ जुड़ के पूरा इलाज करें। कॉम्प्लिकेटेड डीवीटी के लिए कहाँ जाएं? कॉम्प्लिकेटेड यदि है तो कार्डियोलॉजिस्ट एंड कार्डियक सर्जन्स, क्योंकि ये इसका मतलब है कि जो थक्का टूट कर लंग्स में चला गया है। दूसरी कैटेगरी कॉम्प्लिकेशन की वो होती है कि एकदम से एक्यूटली बहुत ही थोड़े समय में बहुत बड़ा क्लॉट बन के पैर की पूरी वेन्स ब्लॉक हो गई हैं, तो ये भी एक इमरजेंसी है जिसमें कि वेस्कुलर सर्जन या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत होती है। शुरुआती तौर पर डीवीटी का इलाज किस तरह से किया जाता है? सबसे पहले यदि एक्यूट कंडीशन है तो हम सोचते हैं कि इसको थ्रोम्बोलिसिस करके ख़त्म किया जाए, पर नहीं तो मेन ट्रीटमेंट जो है इसका एंटीकोगुलेशन होता है, यानी ब्लड थिनर देते हैं हम, जिससे कि लंबे समय तक धीरे धीरे ब्लड थिनर की मदद से उस क्लॉट को ख़त्म किया जा सके और फ्यूचर में होने वाले जो दोबारा बनने वाले क्लॉट्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। ओके, तो ऐसे लोग जो दिल के मरीज़ हैं या किसी और वजह से ब्लड थिनर्स पर हैं, उनको इसका खतरा कम रहता होगा क्योंकि वो पहले कोई भी व्यक्ति जो ब्लड थिनर ले रहा है उसमें उसकी रिस्क कम रहती है, डीवीटी का खतरा उसको कम हो जाता है। ब्लड थिनर्स दिए, ये तो एक इलाज हुआ। कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है ऐसे मरीजों को? फिजिकली एक्टिव रहना है आपको। यदि आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो क्लॉट बनने की प्रक्रिया वो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। साथ साथ में अपना हाइड्रेशन भी उचित बना के रखें। फीमेल्स में ईस्ट्रोजन यदि थेरेपी पर हैं तो उनको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि उसमें उन फीमेल्स में ब्लड जमने की प्रक्रिया बढ़ जाती है तो वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज होती हैं। तो आप यदि कोई भी इस प्रकार का हार्मोन प्रिपरेशन ले रहे हो तो अंडर सुपरविजन ले, वो बहुत ज़रूरी है। ये आमतौर पर मेनोपॉजल महिलाओं के साथ होता होगा? नहीं, सिर्फ मेनोपॉजल वुमेन ही नहीं, बाकी भी आजकल बहुत सारी कंडीशन में हार्मोन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है या दूसरे इसी प्रकार के जुड़े हुए दूसरे एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा कहना यही है कि अपने आप कोई इस प्रकार की थेरेपी न करें, क्वालिफाइड पर्सन से अंडर सुपरविजन ही इस प्रकार की थेरेपी लें। जी, आपने जैसे कहा कि फिज़िकली अगर एक्टिव रहे इंसान तो उसको ख़तरा कम रहेगा। लोगों को फिज़िकली एक्टिव की परिभाषा जो है वो भी समझानी पड़ती है। जैसे महिलाओं को अक्सर ये लगता है अगर हम घर के काम कर रहे हैं तो हम फिज़िकली एक्टिव हैं। एक व्यक्ति जो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाता है वो भी इसे फिज़िकल एक्टिविटी मानता है। तो फिज़िकल एक्टिविटी मिनिमम क्या होनी चाहिए ताकि डीवीटी से बचा जा सके? डीवीटी प्रिवेंशन के लिए यदि आप अपनी लेग्स को यूज कर पाते हैं, यदि पूरे दिन में आप अपनी लेग्स को 1 घंटे के लिए मतलब चल पाते हैं किसी भी रूप में, यानी 1 घंटा वॉक कर लें, यदि वॉक कर लें, यदि आप ऑफिस में भी आपको आपकी जॉब इस प्रकार की है कि आपको चलना फिरना पड़ता है, आपका घर के कामों में भी आपको चलना फिरना पड़ता है, तो कम से कम डीवीटी के लिए ये सफिशिएंट है। क्योंकि मेन पर्पज़ ये है कि खून को पैरों की नसों में जमना नहीं चाहिए। जो मसल्स हैं पैर की मसल्स वो उसको स्क्वीज करती रहती हैं, जैसा मैंने कहा, तो वो प्रक्रिया हमारी जारी रहनी चाहिए ताकि ब्लड जमने नहीं पाए लंबे समय के लिए। तो ब्लड यदि वहाँ रुकेगा नहीं तो जमेगा नहीं तो थक्का नहीं बनेगा और डीवीटी के इंसिडेंस कम हो जाएगा। जी, जैसे आपने कहा कि जो ब्लड क्लॉट है वो टांगों की वेन्स से टूटकर हार्ट में या लंग्स में भी चला जाता है। ऐसा कब होता है? क्या मतलब वाकई पानी सर से ऊपर चला गया होगा तब जाकर ऐसा होगा? जो बड़े क्लॉट होते हैं अक्सर, जो बड़ी वेन्स में, जो सबसे नीचे की वेन्स से ये संभावना कम रहती है, पर यदि थाई वेन और उससे ऊपर की वेन में यदि क्लॉट बना है तो उसके टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा बड़ा क्लॉट है तो वो टूट कर जाएगा तो बड़ी आर्टरी को ब्लॉक करेगा, तो जिससे ज़्यादा समस्या होने की उसके लिए संभावना कोई है। ट्रिगर नहीं ज़रूरी है कि अगर क्लॉट बड़ा है तो वो कभी भी टूट सकता है? जी। इसका फिर इलाज कैसे किया जाता है डॉक्टर साहब? अब पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के बारे में यदि मैं बात करूं तो चूंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है, तो सबसे पहले हमारी यदि मरीज का ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक है, हार्ट पर ज़्यादा लोड नहीं है, मरीज का ऑक्सीजनेशन ठीक है, तो हम इसको दवाइयों के माध्यम से इसको गलाकर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जिसको थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कहते हैं।
इसमें इंजेक्शन के माध्यम से थ्रोम्बोलिटिक एजेंट दिए जाते हैं जो कि क्लॉट को डिजॉल्व कर देते हैं और काफ़ी मरीज इसी में रिकवर कर जाते हैं। यदि क्लॉट बहुत बड़ा है और हार्ट पर बहुत ज़्यादा लोड है और हमें लगता है कि इतना वक्त नहीं है जिसमें कि वो दवाई दे के उसको गलाया जा सके, तो या तो हम ओपन हार्ट सर्जरी करके उस क्लॉट को निकाल लेते हैं, और नहीं तो आज के ज़माने में जो एक नई टेक्निक है जिसको हम थ्रोम्बोसक्शन कहते हैं, एक मशीन की मदद से हम उस क्लॉट को सक करके भी निकाल सकते हैं। पर ये टेक्नोलॉजी अभी सब जगह हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है। कुछ सेंटर्स पे इस प्रकार के इंटरवेंशंस अवेलेबल हैं। ओके। दवाओं के ज़रिए जैसे आपने कहा कि उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश की जाती है ब्लड क्लॉट को, तो अगर कोई मरीज़ हॉस्पिटल आया और आपने देखा कि जो ब्लड क्लॉट है वो टूट के हार्ट में या लंग्स में कहीं चला गया है, इतना समय होता है कि दवाओं से उसको मैनेज किया जा सके? ज़्यादातर मरीजों में इतना वक्त होता है। जी। कब इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है? जैसे मैंने कहा कि क्लॉट इतना बड़ा है कि उसके कारण हार्ट पर काफ़ी दबाव है और लंग्स में सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं जा रहा है, तो उसके कारण ऑक्सीजनेशन भी नहीं हो रहा है, मरीज का ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रहा है, तो ये और ब्लड प्रेशर भी नीचे जा रहा है, तो ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें हमें तुरंत क्लॉट को गलाने की बजाय हमें क्लॉट रिमूवल पर ध्यान देना चाहिए। ओके। डीवीटी और वेरिकोज वेन्स दो अलग-अलग तरह की समस्या हैं या आपस में कुछ जुड़ी हुई सी हैं? ये मोर और लेस दोनों अलग अलग हैं, परंतु वेरिकोज वेन जैसे मैंने कहा कि उनमें ज़्यादा खून भर जाना, सुपरफिशियल वेन में ज़्यादा खून भर जाना, कभी कभी डीवीटी की वजह से भी ये वेन दिखने लगती है, क्योंकि नीचे की डीप वेन ब्लॉक हो गई, ऊपर की वेन्स में ज़्यादा ब्लड जाने लग गया। और रेयरली जो वेरिकोज वेन होते हैं उनमें भी ब्लड क्लॉट जम जाता है, पर उनमें यदि क्लॉट जम जाता है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, क्योंकि उसका क्लॉट वहीं रहेगा, ये आगे सर्कुलेशन में नहीं जाता है। यानी वेरिकोज वेन्स की जो समस्या है वो टांगों तक टांगों तक से सीमित रहती है। जी। उसका इलाज भी मोर और लेस यही होता है या इलाज भी अलग होता है उसका? नहीं, उनका वेरिकोज वेन का इलाज प्राइमरीली जो आज के ज़माने में हम करते हैं कि इन वेन्स को किसी भी ढंग से ख़त्म कर दिया जाए, या तो हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं उन वेन को, ये पुरानी टेक्निक थी। नई टेक्निक में हम इसके अंदर लेजर वायर की सहायता से इसके अंदर का सरफेस हम जला देते हैं, जिससे कि इसमें थ्रोम्बस बन जाता है और इनका ल्यूमेन जो है बंद हो जाता है, ताकि इसमें ब्लड फ्लो करने के लिए जगह नहीं बचे। तो वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, उसमें इतनी समस्या नहीं हो और कॉम्प्लिकेशन भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। वेरिकोज वेन मेनली कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ज़्यादा है आज के ज़माने में, रेदर कि कोई रियल रिस्क टू लाइफ नहीं है। ओके। डीवीटी के इलाज के बाद चाहे वो दवाओं से किया जाए या सर्जिकल उसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत हो, क्या उसके बाद मरीज़ को दोबारा फिर ये खतरा होने का चांस रहता ये है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको एक बार डीवीटी हो गई है जी। तो ये पक्की बात है कि ज़िंदगी में आप में डीवीटी दोबारा होने का चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों? इसलिए, क्योंकि डीवीटी होना ये दिखाता है कि आप प्रोन हैं उस बीमारी के लिए। अच्छा। तो एक बार यदि आपको डीवीटी हुई तो पक्की बात है कि आपको दोबारा भी होने की संभावना है। तो ओके। यदि आप एंटीकोगुलेशन खा रहे हैं तो बिना पूछे डॉक्टर से बंद मत करिए, जब तक कि आप पूरी तरह से निश्चिंत न हो जाएं कि आप फिर से एक्टिव लाइफस्टाइल में हैं। फिर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि जब डीवीटी हुई उस समय प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या था। कोई ऐसा टेम्परेरी फैक्टर था, मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ या ट्रॉमा हो गई, तो ये कारण आप मान के चलिए टेम्परेरी कारण था। एक बार डीवीटी हो गई, आपने उसका इलाज किया, फिर साथ साथ में कारण भी ज़िंदगी से हटा दिया गया, उसका भी इलाज हो गया। परंतु जो व्यक्ति बिना किसी कारण के, जिनमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है, जिनमें की टेंडेंसी है ब्लड की जमने की, वो उनको ज़िंदगी भर के लिए दवाओं पर रहना चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल को उसी हिसाब से ढालना भी चाहिए। जैसे दिल के मरीज़ को ज़िंदगी भर दवाएं लेनी पड़ती है, वैसे ही डीवीटी के मरीज़ को भी। डीवीटी के वो मरीज जिनमें की कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं था,
और जिनमें अपने आप डीवीटी डेवलप हो गई टेंडेंसी है उनकी। टेंडेंसी है, जिनमें कि हाइपर कोगुलेबल स्टेट्स इनको हम कहते हैं, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर या डिफिशेंसीज होती हैं जिसकी वजह से ब्लड में थक्का जमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ऐसे जो लोग होते ऐसे हैं, लोग होते हैं, खास करके ऐसे लोग यंग पेशेंट्स, यंग लोग, यंग एक्टिव लोग होते हैं जिनमें इस प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है। स्मोकिंग और अल्कोहल से डीवीटी का कोई लिंक है? स्मोकिंग से बढ़ जाती है। आप स्मोकिंग को एक रूट कॉज हर प्रॉब्लम का मान सकते हैं, तो आप ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें कि स्मोकिंग उस प्रॉब्लम को वर्सन न करता हो। क्या स्मोकिंग ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ा देता है, स्मोकिंग बढ़ा देता है। ओके, तो एक बार डीवीटी हो गया, उसके बाद लाइफ टाइम आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, उसके अपने कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं? ब्लड थिनर के अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसलिए ये सारे के सारे ट्रीटमेंट क्यूरेटिव नहीं हो के एक पैलिएटिव होते हैं। आप एक बीमारी के इलाज के, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसकी डोज आपको बहुत केयरफुली मॉनिटर करनी पड़ती है। यदि ज़रूरत से ज़्यादा एंटीकोगुलेशन लेवल हो गया तो आप ब्लीड कर सकते हैं। कभी कभी जैसे सर के अंदर ब्लीडिंग हो गई, गम्स से ब्लीडिंग होने लगती है या आंतों में ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा कोई भी चोट या छोटा मोटा कट लग जाएगा तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। तो इन मरीजों में जो एंटीकोगुलेशन पर होते हैं, ब्लड थिनर्स पे होते हैं, उनको बड़ा केयरफुल रहना चाहिए और अपने आप को हर प्रकार की चोट और ट्रॉमा से बचाना चाहिए। तो ऐसे मरीजों को फॉलोअप के तौर पर कुछ टेस्ट कराने चाहिए जिससे उन्हें पता चले कि ब्लड थिनर्स की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, या दूसरी तरफ खून का थक्का फिर से तो नहीं जम रहा है। इसके कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं? यदि कोई भी व्यक्ति एंटीकोगुलेशन थेरेपी है तो उनके डॉक्टर उसको टाइम टाइम पर जो है टेस्ट करते हैं, जिसको PTINR बोलते हैं। नए एंटीकोगुलेशन में PTINR की ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु उसमें एक एक्सपर्ट क्लिनिशियन के सुपरविज़न में ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जो आपके इनिशियल स्टेज में ही आपको पहचान सके कि हाँ, आपको तकलीफ़ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। परंतु रेगुलर पेशेंट जो कन्वेंशनल ब्लड थिनर्स पे होते हैं उनमें PTINR, जो कि बहुत सिंपल टेस्ट होता है, उससे काम चल जाता है। ओके, PTINR आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बताता है कि कितना लेवल है, उससे आइडिया हो जाता है। डॉक्टर साहब, गर्मियों का मौसम है और दिल के मरीज़ जो हैं वो हर मौसम में डरते हैं। उनको लगता है सर्दी आ गई तो हमारे लिए मुसीबत है और गर्मी आ गई तो भी मुसीबत है। तो दिल के मरीज़ों को गर्मी किस तरह से प्रभावित करती है और उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? गर्मियों में दो चीज़ों का खास ख्याल रखें। एक तो एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी से बचें, यदि आप अवॉइड कर सकते हैं एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी एंड हीट एक्सपोजर से बचें। सेकेंडली, अपना हाइड्रेशन लेवल प्रॉपर मेंटेन करके रखें। इसके अलावा खाने पीने में हरे फल, हरे सब्जियां और फलों की मात्रा ज़्यादा लें। ऐसे फल ज़्यादा लें जिनमें कि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। स्पाइसेस और फैटी फूड से बच के रहें, क्योंकि ये भी इनडायरेक्टली आपको उस मतलब आपकी हार्ट की हेल्थ को ख़राब करेंगे। हार्ट बीट गर्मियों में बढ़ती है, घटती है, और ब्लड प्रेशर को किस तरह से गर्मी अफेक्ट कर सकती है? गर्मियों में हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्या रीज़न होता है उसका? ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है बॉडी की। यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसी हिसाब से हार्ट को ज़्यादा ब्लड भेजना पड़ता है और हार्ट बीट इन कंपनसेशन उसकी बढ़ जाती है। ऐसे ही फिर बीपी पर भी असर होता होगा? बीपी भी उसी प्रकार रिएक्ट करता है, बढ़ जाता है। जी। क्या दिल के मरीजों को मौसम के हिसाब से डोज एडजस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है? बहुत इतना चेंज नहीं होता इन रूटीन बात जो एक्सपोजर होता है, और आप डिपेंड करता है कि आप आपका रहन सहन किस वातावरण में है। यदि आप एकदम ठंडे प्रदेश में रहने वाले हों और यदि गर्म बिल्कुल से दिल्ली जैसे प्रदेश में आके रहने लगे तो हाँ, उस समय अपनी डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। परंतु यदि आप दिल्ली के रहने वाले हो, जो आप यूज्ड टू हो, तो उसमें फिर इतनी वेरिएशन नहीं होती, क्योंकि शरीर में एक्लेमेटाइजेशन की असीमित क्षमताएं होती हैं जो कि इस प्रकार के चेंज को अपने अंदर एसिमिलेट कर लेती है। यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन जब तक नहीं हो रहा है तब तक कोई डरने वाली बात नहीं, ऐसे कोई नहीं।
दिल का मरीज मौज से आइसक्रीम खा सकता है। आप क्या सलाह देंगे? आइसक्रीम खाने में मैं नहीं समझता हूँ कोई बुराई है। तो दिल के मरीज गर्मियों के मौसम में अपने आप को हाइड्रेट रखें, तेज़ गर्मी से बचें, वो सभी पर लागू होता है। और डॉक्टर साहब ने इजाज़त दे दी है तो आइसक्रीम भी खा सकते हैं, अनलेस आपको डायबिटीज़ हो और उसकी वजह से आइसक्रीम ना खानी हो। डीबीटी के बारे में हमने कोशिश की है कि आपको मोटे तौर पर ये समझ में आए कि आपकी बीमारी के लक्षण क्या होंगे, जिससे आप समय रहते डॉक्टर के पास पहुंच सकें। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा, उसके जवाब हम डॉक्टर साहब की मदद से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।